हेलो एवरीवन, वेक्टर एनालिसिस का सेकेंड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर एनालिसिस किसे कहते हैं, वेक्टर एनालिसिस का टाइप्स के बारे में स्टडी किए थे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी किए थे और बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जो है डिस्कशन किए थे। तो आप लोग पार्ट 1 को अच्छी तरह से देख सकते हैं। जब तक आप पार्ट 1 को क्लियर अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है काफी छोटा टॉपिक है और छोटा छोटा डेफिनेशन है। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो क्लास में ही सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हिंदी में कहते हैं सदिश का निरूपण, वेक्टर कहते हैं। यानी सदिश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट क्या है बी। तो अगर हम ये आपसे बताए या पूछे कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है, ए से बी की ओर चल रहा है या बी से ए की ओर चल रहा है, तो आप इस बात को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे हम यहां पर एक एरो साइन दे देते हैं, तीर का चिन्ह दे देते हैं, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो ए से किधर की ओर है, बी की ओर है। तो वेक्टर क्वांटिटी को, सदिश राशि को जो है एरो साइन द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एरो साइन। तो पहला लाइन यहां पर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में लिखेंगे कि सदिश राशि को, सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी को, सदिश राशि को तीर चिन्ह और इंग्लिश में एरो साइन बोलते हैं, एरो साइन, तीर चिन्ह। और तीर चिन्ह यानी यही एरो साइन होता है जो एरो की तरह। ठीक है, तो सदिश राशि को तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को एरो साइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला ये लाइन है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि सपोज दैट फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। ठीक है, तो बल का सिंबल क्या होता है? F। बल का सिंबल क्या होता है? F। तो इस F के ऊपर अगर हम एरो साइन लगा देंगे तो इससे यह स्पष्ट होता है कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, अब मान लीजिए कि A से B की जो दूरी है वो x है। A से B की दूरी क्या है? x है। ठीक है, तो मान लो कि A B यानी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ए से किधर की ओर है? बी की ओर है। तो हमेशा एरो साइन जो है वो फॉरवर्ड में होता है, भूल के भी बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी एरो साइन को कभी ऐसे नहीं बिठाया जाता है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ए बी, तो ए से लेके बी की जो लंबाई है वो क्या है? एक्स है। ए से बी की लंबाई क्या है? एक्स। और ए बी के ऊपर जो है एक एरो साइन है, ए बी के ऊपर क्या है? एक एरो साइन है। तो यहां जो आपका एक्स है वो आपका मैग्नीट्यूड को बतलाता है। किसको बतलाता है? मैग्नीट्यूड को बतलाता है। मैग्नीट्यूड का हिंदी क्या होता है? परिमाण होता है। कल हम स्पष्ट आप लोग को बताए थे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? परिमाण होता है। और एक उदाहरण के द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को समझाए थे। ठीक है, तो आपका जो एक्स है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। और जो एरो साइन है, एरो साइन को कहा जाता है डायरेक्शन। क्या कहा जाता है? डायरेक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी सिंबल पर, संकेत पर, किसी भी भौतिक राशि, दुनिया में लाखों करोड़ों भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि का जो संकेत होता है, जैसे मान लो फोर्स, तो फोर्स का सिंबल क्या होता है? F हो। लेकिन जब आप F के ऊपर तीर का निशान चढ़ा देते हैं तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को। ठीक है, जैसे यहां पर हम लिखे हैं ए बी, तो ए बी की लंबाई क्या है? एक्स। तो ये जो लंबाई है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। लेकिन एक्स के ऊपर जो तीर का चिन्ह है उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो दुनिया में करोड़ों फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर उन फिजिकल क्वांटिटीज में हम अगर एरो साइन चढ़ा देते हैं
क्या चढ़ा देते हैं, एरो साइन चढ़ा देते हैं, तो वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर एफ है, तो एफ जो है वो किसको बतलाता है, मैग्नीट्यूड को बतलाता है। एफ किसको बतलाता है, मैग्नीट्यूड को बतलाता है। और एरो साइन किसको बतलाता है, डायरेक्शन को बतलाता है। किसको बतलाता है, डायरेक्शन को बतलाता है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण किसे कहते हैं, ठीक है, वो आप लोग को समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और क्लियर यहां पर कर लो कि अगर हम तीर का निशान हटा देते हैं, अगर मान लो कि यहां पर AB के ऊपर तीर का निशान है, X के ऊपर तीर का निशान है, F के ऊपर तीर का निशान है, अगर तीर का निशान को हटा देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, तो तीर का निशान को अगर हम हटा देंगे, अगर हम डायरेक्शन हटा देंगे, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड बचेगा। क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड। और आपको स्पष्ट भाषा में हमने परिभाषा बताया था कि जिस भौतिक राशि में केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिस भौतिक राशि में केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, यानी अदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आप जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण में इतनी बात को लिख सकते हैं डायग्राम बना के। तो याद रखना, वेक्टर की पहचान क्या है, तीर का निशान। सिर्फ साफ साफ शब्दों में, इधर उधर बात नहीं, इधर घूमना इधर उधर जो है ना भटकना नहीं है। अगर किसी भी भौतिक राशि का संकेत में तीर का निशान लग जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी की पहचान है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर क्या अदिश राशि के ऊपर तीर का निशान लग सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकता है। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर तीर का निशान किसी भी हाल में नहीं लग सकता है। ठीक है, चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। क्या नाम है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं सदिश का मापांक। क्या बोलते हैं, सदिश का मापांक बोलते हैं। काफी फेमस टॉपिक है और मुझे लगता है कि सब सीखना चाहिए। वेक्टर के बिना क्लास 11th अधूरा है। अगर आप वेक्टर नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्लास 11th कुछ नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग कि क्या होता है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। क्या होता है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर? हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश का मापांक बोलते हैं। गौर से देखिए कि सदिश का मापांक, मापांक यानी माप प्लस अंक, यानी किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का मापन करना। इसका आसान भाषा में अगर हम परिभाषा दें तो आसान भाषा में यह होगा कि किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का मापन करना ही मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। कितना आसान परिभाषा। मुझे लगता है कि आप अगर एक बार सुन लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कयामत तक आपको याद रहेगा। किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, तो भाई किसी भी भौतिक राशि में दो तरह का मान होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड का मापन करना, मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मॉडुलस को मोड द्वारा सूचित किया जाता है। इसे देखो, ये जो पैरेलल लाइन देख रहे हैं ना, इसी को मोड कहते हैं। इसे मोड द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है
कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल को मोड पढ़ा जाता है। अब इस पर हम क्लियर डिस्कशन करेंगे और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे अच्छी तरह से, इसको जो है जानेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सिंबल है, ये मॉडुलस का सिंबल है। और देखो, मॉडुलस को ही शॉर्ट में मोड कहा जाता है। कई बार आप लोग सुनते होंगे कि मोड चढ़ा दिया, मोड चढ़ा दिया, मोड चढ़ा दिया। अरे भाई, मोड होता क्या है? मोड का पूरा नाम क्या होता है? मॉडुलस होता है। मोड का पूरा नाम क्या होता है? मॉडुलस होता है। और ये जो है पैरेलल लाइन की तरह होता है। अब मान लीजिए कि सपोज दैट कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए कि ये वेक्टर। अच्छा, एक बात और है कि तीर का निशान जैसे किसी भी चीज पर अगर क्या एरो साइन, ये नहीं, इसको तीर का निशान को पढ़ना चाहिए वेक्टर। ये क्या पढ़ना चाहिए? एक्स ऊपर तीर का निशान है तो इसे वेक्टर एक्स पढ़ना चाहिए। मान लो कि टी है, ठीक है, तो टी के तीर के निशान है तो क्या पढ़ोगे? वेक्टर टी पढ़ोगे। सिंबल ही होता है। मॉडुलस चढ़ाएंगे तो मोडो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव को खा लेता है और ओनली मैग्नीट्यूड बतलाए, ये क्या हो जाएगा आपका? अब मोड जैसे ही हटेगा तो तीर का, ठीक है, देखो जैसे मोड हटा वेक्टर ए, क्या बात करें वेक्टर, तो तीर का निशान भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा, इसे ए लिखेंगे। मॉडुलस जो है आपका वो डायरेक्शन को खा लेता है, प्लस हो या माइनस हो, बढ़ाएंगे तो माइनस हट जाएगा, ओनली वैल्यू क्या उनको बतलाता है, ठीक है। तो और एक बात है कि जब किसी वेक्टर चढ़ाएंगे तो उसका डायरेक्शन ओनली क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड बचेगा। मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है। हमारा पहला वेक्टर है और दूसरा क्या है? टॉपिक है वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर या तुल्य सदिश। तो आइए जानते हैं कि इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। समान या तुल्य सदिश किसे कहते हैं? यहां एस लगा दो, इक्वल वेक्टर्स हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका जो है ए बी है और दूसरा जो है बिल्कुल जस्ट इसके सामने सी डी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी है। छोटी ये मान लिए, इसे वेक्टर बी मान लिए। तो जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक समान होता है तो उसे क्या कहा जाता है? इक्वल वेक्टर कहा जाता है। तो हम लोग यहां पर डेफिनेशन देंगे कि वैसा वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन एक समान हो, उसे इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आपके सामने है। वैसा वेक्टर्स, एस लगा दो यहां पर, वैसा वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन एक समान हो उसे इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी, आर इक्वल वेक्टर्स देन ए और बी अगर इक्वल वेक्टर्स हो तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला आगे चलकर आप लोग को बार बार यूज होगा। तो आपके सामने डिफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स का कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मान होता है। इस तरह से मान लो कि लंबाई, दोनों का लंबाई भी क्या है, सेम है, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो इस प्रकार के वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। यहां पर हम लिखे हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स देन वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है, ठीक है। तो आई होप कि इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है ऑपोजिट वेक्टर। तो ऑपोजिट वेक्टर को आइए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है ऑपोजिट वेक्टर। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये जो है वेक्टर क्या है, बी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर में कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट वेक्टर का हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक समान हो लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट हो, उसे क्या कहा जाता है, ऑपोजिट वेक्टर्स कहा जाता है। तो यहां पर आसान भाषा में हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन ऑपोजिट वेक्टर का कि वैसा वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक समान हो किंतु डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, उसे ऑपोजिट वेक्टर्स कहा जाता है। चलिए, आई होप कि डेफिनेशन क्लियर है। आपके सामने डेफिनेशन है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक समान हो। मैग्नीट्यूड बोले तो मान लो कि लंबाई, आपके सामने दो वेक्टर है, एगो वेक्टर ए और एगो कौन है, वेक्टर बी है। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक समान हो किंतु डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, उसे क्या कहा जाता है, ऑपोजिट वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। मान लो कि दोनों की लंबाई बराबर है लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट हो, उसे ऑपोजिट वेक्टर्स कहा जाता है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑपोजिट वेक्टर्स देन, देखो क्या लिखे, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑपोजिट वेक्टर्स देन, तो वेक्टर ए बराबर क्या वेक्टर बी होगा। अब बोलेगा नहीं सर, ऐसा फॉर्मूला तो हम लोग इक्वल वेक्टर में पढ़े थे, अभी जस्ट हम लोग इक्वल वेक्टर में पढ़े थे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है, और इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। तो देखो इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों समान होता है। ऑपोजिट वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो समान होता है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो ऑपोजिट के लिए यहां पर माइनस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, माइनस। याद रखिएगा ये माइनस जो सिंबल है वो ऑपोजिट का सिंबल है। किसका सिंबल है, ऑपोजिट का सिंबल है। और ये बहुत ही ज्यादा फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस की दुनिया में यूज होगा, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस परिभाषा को आसान भाषा में लिखा हुआ है, उसके बाद एक लाइन लिखे हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी ऑपोजिट वेक्टर है तो उसका फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। माइनस जो सिंबल होता है वो हमेशा ऑपोजिशन का होता है, ठीक है, और ऑपोजिट वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर भी कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे कि ऑपोजिट वेक्टर are also called negative vector, are also called
नेगेटिव vectors. Opposite vectors are also called negative vectors. ऑपोजिट वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो परिभाषा था वो किसका था? ऑपोजिट वेक्टर का परिभाषा था। इससे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? इससे पहले हम लोग का जो टॉपिक था वो था इक्वल वेक्टर, उसके बाद उससे पहले था मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, उससे पहले था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। आइए एक टॉपिक और हम लोग देखते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। इसे शून्य सदिश भी कहा जाता है, शून्य सदिश भी कहा जाता है, शून्य सदिश भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि नल वेक्टर किसे कहते हैं। नल वेक्टर को जीरो वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो नल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो होता है और दिशा जो होता है, डायरेक्शन जो होता है वो इनडिटरमाइनेट होता है, अनिर्धारित होता है। सपोज दैट, मान लो कि आप यहां पर खड़े हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमें चलना है, लेकिन यह डिसाइड नहीं हो रहा है कि किधर चलना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, या किधर चलना है। तो जिस पोजीशन में खड़े होकर आप सोच रहे हैं कि हमें चलना है, तो उसी पोजीशन को क्या कहा जाता है? नल वेक्टर कहा जाता है। नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहा जाता है, और इसे हिंदी में बोलते हैं शून्य सदिश। क्या कहा जाता है? शून्य सदिश कहा जाता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा हम लोग देंगे, आप परिभाषा ऐसे भी सुन लो, याद हो जाएगा, इसको लिख लेना तुम लोग, कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन इनडिटरमाइनेट, इनडिटरमाइनेट, इनडिटरमाइनेट को बोलते हैं अनिर्धारित। क्या बोलते हैं? अनिर्धारित। तो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन इनडिटरमाइनेट होता है, उसे क्या कहा जाता है? नल वेक्टर कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि नल वेक्टर को जीरो वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। नल वेक्टर को जीरो वेक्टर, शून्य सदिश को जीरो वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। यानी जीरो के ऊपर जब आप वेक्टर लगाते हैं तो वो किसका सिंबल होता है? नल वेक्टर का सिंबल होता है, ठीक है। तो नल वेक्टर का परिभाषा आपको याद हो गया होगा कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है एवं जिसका डायरेक्शन इनडिटरमाइनेट होता है। जिसका डायरेक्शन क्या होता है? इनडिटरमाइनेट होता है, उसे क्या कहा जाता है? नल वेक्टर। इनडिटरमाइनेट का मतलब होता है अनिर्धारित। और नल वेक्टर को जीरो वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। अब है कि इसका कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसका गुण क्या क्या है, ठीक है। इंग्लिश यहां लिख लो आप लोग, नीचे परिभाषा लिखने के बाद आप लिख सकते हैं गुण। आइए जानते हैं गुण क्या है। पहला है इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन जो है वो अनिर्धारित होता है, अनिर्धारित होता है, इंग्लिश में इनडिटरमाइनेट बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन क्या होता है? अनिर्धारित, यानी जो मालूम ना हो। दूसरा है कि किसी भी जीरो वेक्टर में जब किसी वेक्टर को जोड़ते हैं तो वही वेक्टर प्राप्त होता है। अगर जीरो में ए को जोड़ेंगे तो ये होगा, और जीरो में अगर हम बी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर बी होगा। यानी जीरो में किसी भी वेक्टर को जोड़ने पर या घटाने पर उस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टीज हमारा ये आ जाएगा कि जीरो वेक्टर में किसी भी वेक्टर से अगर गुना करेंगे जीरो वेक्टर को तो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टीज है, और एक प्रॉपर्टीज और है, चौथा पॉइंट यहां पर लिख लो, आप लोग समझ लो कि दो ऑपोजिट वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर माइनस वेक्टर बी, ये दोनों ऑपोजिट है, वेक्टर बी बराबर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि दो ऑपोजिट वेक्टर को जब आपस में जोड़ा तो नल वेक्टर का जो एक एक करके याद हो जाएगा। पहला लाइन है इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है जीरो वेक्टर में किसी परिवर्तन नहीं होता है। अब 5 में हम अगर जीरो करेंगे तो क्या होगा? 5 होगी, जीरो ही वेक्टर हो जाएगा। और जब दो ऑपोजिट वेक्टर को जोड़ा जाता है तो नल वेक्टर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्या था? नल वेक्टर।